Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। देखो, यहाँ पर अब हम पर्यावरण पढ़ा रहे हैं आपको। क्या है? पर्यावरण, जिसको इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोला जाता है। और ये फर्स्ट पेपर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अब से पहले हमने आपको टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे 7वां चैप्टर। और जो ये 7वां चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 7, जो चैप्टर 7वां है वो है जल प्रदूषण। क्या है? जल प्रदूषण, जिसको हम वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। जल प्रदूषण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, इससे पहले मैंने वायु प्रदूषण पढ़ा दिया है और इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण पढ़ा दिया है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जल प्रदूषण के बारे में। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जल प्रदूषण होता क्या है। हमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना कि जल प्रदूषण क्या होता है। तो ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हम सब जानते हैं जल प्रदूषण क्या होता है। जल प्रदूषण के बारे में कि जल में जो विषैले पदार्थ हैं, जिनको हम अवांछनीय पदार्थ भी बोल सकते हैं, उनकी जब मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण बोलते हैं। जल प्रदूषण क्या होता है कि जब जल में अवांछनीय पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। कि जब जल में अवांछनीय पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? जल प्रदूषण बोलते हैं। अवांछनीय पदार्थ कुछ भी हो सकता है, एक तरीके से कचरा भी हो सकता है। यदि आप जल में कचरा फेंक रहे हो तो भी जल प्रदूषण है। उसमें कोई विषैले पदार्थ फेंक रहे हो तो भी वो जल प्रदूषण है। अब देखो, जो जल प्रदूषण है उसके जो स्रोत हैं वो 2 प्रकार के हैं। स्रोत क्या होता है कि जिन जिन कारकों के द्वारा जल प्रदूषण हो रहा है वो 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, उनको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। तो देखो, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। जल प्रदूषण के स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कि जो जल प्रदूषण के स्रोत हैं उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कि जो जल प्रदूषण के स्रोत थे इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला भाग होता है पॉइंट टू पॉइंट सोर्स, जिसको हम पहला है बिंदु स्रोत। पहला कौन सा है? बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। इसके बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण, जिसको हम पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन या बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। और जो दूसरा है वो कौन सा है? विस्तृत स्रोत के माध्यम से प्रदूषण, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। कि जल प्रदूषण के जो स्रोत हैं जिनके द्वारा जल प्रदूषण हो रहा है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। और दूसरा है विस्तृत स्रोत के माध्यम से प्रदूषण, जिसको हम नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो, जो बिंदु स्रोत के माध्यम से जो पॉल्यूशन हो रहा है, किसके माध्यम से? बिंदु स्रोत के माध्यम से या पॉइंट सोर्स से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विषैले जल
या दूषित जल का सीधे शुद्ध जल में मिलना। दूषित या विषैले जल का सीधे, यहां पर मेन पॉइंट है सीधे, सीधे शुद्ध जल में मिलना। कि जब दूषित जल या विषैला जल सीधा डायरेक्ट जाके और शुद्ध जल में मिलता है तो वो क्या है, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है, मतलब डायरेक्टली जाके मिल रहा है, वो किसी बीच में दूसरे मीडियम का यूज नहीं कर रहा। जैसे फैक्ट्रियां होती हैं तो उनसे जो दूषित जल निकलता है तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, उस दूषित जल को सीधे के सीधे पाइपों से नदियों में डाल देते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्टली पाइपों से नदियों में डाल देते हैं। तो वो क्या है, वो है पॉइंट सोर्स, बिंदु स्रोत प्रदूषण, उद्योगों के जल का नदियों डायरेक्ट सीधे नदियों में डालना। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, आप एक कचरे की बाल्टी लेके गए और उस कचरे की बाल्टी को ले जाके सीधा ऐसे कैसे नदी में डाल दिया। तो वो क्या कर रहे हो, आप एक प्रदूषण कर रहे हो कि आप डायरेक्टली एक बाल्टी को लेके गए और उसको नदी में डाल दिया। तो ये भी क्या है, एक पॉइंट सोर्स, बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण है। अब दूसरा होता है विस्तृत स्रोत के माध्यम से प्रदूषण। तो देखो, विस्तृत स्रोत के माध्यम से प्रदूषण में क्या होता है, इसमें प्रदूषित जल सीधे शुद्ध जल में नहीं मिलता, शुद्ध जल में नहीं मिलता। एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो विस्तृत स्रोत के माध्यम से जो प्रदूषण होता है उसमें जो प्रदूषित जल है वो सीधे शुद्ध जल से नहीं मिलता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर, जब सीधे जल में नहीं मिल रहा, कि जो दूषित जल है वो सीधे जल में नहीं मिल रहा और वो विस्तृत स्रोत के माध्यम से प्रदूषण है जिसको हम नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन बोलते हैं, तो वो हो कैसे रहा है। तो देखो, ये कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। आपने क्या किया, सपोज दैट आपने अपने खेत में दवाई दी। क्या किया आपने खेत में दवाई दी और वो दवाई कहाँ गई, जमीन पर गिर गई। अब बरसात हुई, अब बरसात से क्या हुआ, वो जो दवाई थी वो बह के नदी में चली गई, फिर नदी से छोटी जो भी आपके आसपास का जो तालाब था, समुद्र था, उसमें चले गए। दूसरा क्या होता है, आपने कोई भी कीटनाशक दवाई अपने मकान के चारों तरफ फैला दी, बरसात हुआ, बरसात के साथ वो दवाई बह के और फिर नदी में चली गई। तीसरा क्या होता है, वो दवाई ले लो, एक एग्जांपल, दवाई थी वो हवा से उड़ी और हवा से उड़कर सागर या महासागरों में जाके गिर गई। तो वो सब क्या है, वो क्या है, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है, विस्तृत स्रोत के माध्यम से प्रदूषण, कि उसमें जो प्रदूषित जल है वो सीधा का सीधा नदी, समुद्र, झील आदि में नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है समझने का कि जो बिंदु स्रोत के माध्यम से प्रदूषण है, जिसको हम पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन बोलते हैं, उसमें जो प्रदूषित जल है वो सीधा का सीधा शुद्ध जल में मिल रहा है। जबकि जो नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है उसमें जो प्रदूषित जल है वो किसी अन्य मीडियम के माध्यम से शुद्ध जल में मिल रहा है, ना कि सीधा जाके। तो ये समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल आगे इसी तरीके से हम बात करते हैं। उसके बाद आता है जल प्रदूषण के कारण। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादातर तो आपको याद है। जल प्रदूषण का कारण, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है। बहुत सारे कारण ऐसे, आप हजारों की तादाद में कारण बता सकते हो। तो मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे औद्योगिक विकास है, क्या है, औद्योगिक विकास है। औद्योगिक विकास का मतलब होता है इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री है वो जल प्रदूषित कर रही है। उसका बाद दूसरा कारण है निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में होता है जैसे हम मकान बना रहे हैं
या फिर कोई ब्रिज बन रहा है या कोई भी सामान बन रहा है और उससे जो दूषित जल निकल रहा है या उसमें जल का यूज किया जा रहा है और वो जब दूषित हो जाता है जल और उसको किसी भी नदी समुद्र इसमें उसको डाल दिया जाता है, तो वो क्या है, निर्माण कार्य के द्वारा प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा है कीटनाशक। हम क्या करते हैं स्पेशली खेतों में विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जैसे DDT है, BHC है, क्या है, DDT है, BHC है और दवाइयाँ। ये भी क्या है, ये सारी जो कीटनाशक है, DDT है, BHC है, दवाइयाँ हैं, ये भी क्या कर रही हैं, जल को प्रदूषित कर रही हैं। कृषि कार्य भी जल को प्रदूषित कर रहा है। हम खेतों में दवाई दे रहे हैं तो वो जल प्रदूषित हो रहा है। उसके पशुपालन आप बोल सकते हो। जैसे पशुपालन में क्या होता है कि जैसे जो पशु हैं वो जो आउटपुट निकालते हैं, हम आउटपुट बोल सकते हैं, जो वेस्टेज निकालते हैं जिसको हम गोबर बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं, तो ये क्या करता है, ये भी जल को प्रदूषित करता है। और इसके अलावा है जहाजों से तेल का रिसना। जैसे जहाजों से तेल का रिसना कि जो शिप होते हैं, बड़े बड़े हवा जो जल जहाज होते हैं, वो जब सागरों में चलते हैं और उनसे यदि जो तेल का रिसाव होने लग जाता है, किसी भी मिस्टेक से हो सकता है तेल का रिसाव, तो उससे भी क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। दूसरा जो जलीय जहाज स्पेशली पेट्रोल का आयात निर्यात कर रहे हैं, जैसे ईरान से तेल लेके आ रहे हैं भारत, और किसी भी कारणवश वो जो टैंक था वो फट गया या उसमें कुछ लीकेज हो गया जिसके कारण पेट्रोल या जो डीजल था वो पूरे समुद्र में फैल गए, तो उससे भी क्या हो रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है। इसके अलावा होता है घरेलू अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्टों के द्वारा भी जल प्रदूषण होता है। तो ये कुछ फैक्ट थे जिनकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये, जिनको आपको पूरे वो याद करना है। यहाँ पर याद करने का है नहीं कुछ ऐसे, सारा का सारा समझने का है, समझने का भी नहीं है यहाँ तो आप अपने कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सारे सही कर सकते हो, लेकिन अब जो आगे का आएगा वहाँ पर आपका कॉमन सेंस काम नहीं करेगा, उसमें आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत नहीं, वैसे तो आपको याद बहुत करना पड़ेगा। यहाँ पर अब मैं जो आगे पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मी बहुत है यार, यहाँ राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में टेम्परेचर प्रेजेंट टाइम यहाँ 40-45 डिग्री सेल्सियस है और पंखे का यूज कर नहीं रहा, उससे आवाज़ आती है, फिर आप डिस्टर्ब होंगे, आपको सही क्लियरली सुनाई नहीं देगा, तो इसलिए विदाउट पंखा काम चलाना पड़ रहा है। तो गर्मी बहुत है यार, ये सारा क्लाइमेट इफेक्ट है। कभी बरसात हो रही है, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी बरसात हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। और राजस्थान में तो स्पेशल कंडीशन क्या है, दिन का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और जो नाइट का टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है। रात को ठंड लगती है और दिन में गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है वो बालू मिट्टी है, वो तुरंत गर्म हो जाती है और फिर तुरंत ठंडी हो जाती है। तो उसके बाद हम प्रभाव पढ़ते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव। बहुत प्यारा सा टॉपिक है ये भी, जल प्रदूषण के प्रभाव कि कौन कौन से इफेक्ट हैं जिनके द्वारा जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। कौन कौन सी चीज़ों पर जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। मानवीय कारक है, जैविक कारक है, वनस्पति है, जीव जंतु हैं, सभी के ऊपर जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। समुद्रों के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि जो समुद्रों के अंदर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो मरने लग जाते हैं। तो अब हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है मानव पर प्रत्यक्ष प्रभाव। मानव पर प्रभाव, तो मानव पर प्रभाव जैसे इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखाता हूँ याद करने का आपका। हैजा, एक तो हैजा है, टाइफाइड, दस्त है, इसके अलावा पेचिस है। कौन कौन सा है, हैजा, टाइफाइड, दस्त है, पेचिस है। ये सारे क्या है,
आदि बैक्टीरिया जनित रोग। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना, वो किसी भी एक रोग का नाम दे देता है और उसके बाद पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस जनित है, कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है। तो इसलिए मैं ये लिखा रहा हूँ, हैजा, टाइफाइड, दस्त, पेचिस, ये सारे के सारे जल प्रदूषण के कारण होने वाले रोग हैं, लेकिन ये सभी बैक्टीरिया जनित हैं। उसके बाद है नेक्स्ट बी, हेपेटाइटिस पीलिया। हेपेटाइटिस पीलिया, हेपेटाइटिस और पीलिया है जो क्या है, वायरस जनित रोग है। क्या है, वायरस जनित रोग है। हेपेटाइटिस और पीलिया दोनों की दोनों क्या है, वायरस जनित रोग है। इसके अलावा हम बात करते हैं, नेक्स्ट है पेट दर्द, आमाशय या पेट दर्द, आमाशय या आंतों में संक्रमण, पेट दर्द है, आमाशय या आंतों में संक्रमण, ये कैसा रोग है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। कि जो पेट दर्द है, आमाशय या आंतों में जो संक्रमण है, ये सभी की सभी क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। आपको इनको अच्छी तरीके से याद करना है। इसके अलावा एक नारू रोग होता है, एक रोग है नारू, नया रोग है, आपने सुना होगा, अभी तक नाम नहीं सुना होगा, मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम सुना है। ये नारू रोग ये क्या है, ये कृमि जनित रोग है। जो नारू है वो कृमि जनित रोग है। क्या है, कृमि जनित रोग है। इसके अलावा जो जल प्रदूषण का प्रभाव है मानव पर तो पड़ता है, जिससे ये रोग होते हैं सारे के सारे, हैजा, टाइफाइड, दस्त, पेचिस, बैक्टीरिया जनित रोग है। हेपेटाइटिस, पीलिया, ये जल प्रदूषण के कारण होने वाले वायरस जनित रोग है। पेट दर्द, आमाशय या आंतों में जो संक्रमण होता है वो प्रोटोजोआ जनित जल प्रदूषण के कारण होने वाले रोग है। और नारू कृमि जनित रोग है जो कि जल प्रदूषण के कारण होता है। इसके अलावा जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है जीव जंतुओं पर, समुद्री जीवों पर, वनस्पति पर। आप बहुत सारे फैक्टर लिख सकते हो, जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है, समुद्री जीवों पर भी पड़ रहा है, वनस्पति पर भी पड़ रहा है, मतलब हर एक पॉइंट पर पड़ता है। कृषि पर भी बोल सकते हो, जल प्रदूषण का कृषि के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अब निरंतर खेतों में उर्वरकों की जरूरत हो गई है। यदि आप खेतों में उर्वरक नहीं दोगे तो अच्छी तरीके से फसल पैदा नहीं कर पाओगे। तो ये सारे क्या है, जल प्रदूषण के प्रभाव हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आगे के पॉइंट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ, वो जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। अब देखो, एक बिल्कुल बेसिक लेवल से देखो और एक वैसे। तो बेसिक लेवल से जल प्रदूषण को हर एक तरीके से रोका जा सकता है। आप खुद भी बहुत ही हद तक जल प्रदूषण को रोक सकते हो। जैसे कोई भी कूड़ा कचरा है उसको जल में ना डालना, उसको सुरक्षित जगह पर डालना, और इंडस्ट्री से आप कोई भी गंदा पानी यूज कर रहे हो तो उसको सही पानी में नहीं मिलाना। जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। क्या होता है, जहाँ पर पानी की समस्या होती है उन एरियाज़ में क्या करते हैं, जैसे एक बाल्टी पानी के लिए उस पानी से नहा लेते हैं, फिर उसमें थोड़ा बहुत बचता है, उसका क्या करते हैं वो उसमें अपना जो अंडरवियर बनियान होता है उसको वॉश कर लेते हैं। और जो पानी नहा रहे हैं जिस पानी से, वो पानी डायरेक्टली जाता है पेड़ पौधों में। उनका जो वॉश बाथरूम रहता है उसके आसपास वो बहुत सारे पेड़ उगा देते हैं और वो पानी उन पेड़ों में जाता है। तो वो क्या करते हैं, पेड़ों का पानी का बहुत से तरीकों से उपयोग करते हैं। तो आप किसी भी तरीके से जल प्रदूषण को रोक सकते हो, लेकिन कुछ सरकारी प्रयास हैं जिनको हमें पढ़ना है,
तो जल प्रदूषण को रोकने के उपाय जिसमें है सरकारी प्रयास, सरकारी उपाय, ये है सबसे ज्यादा पढ़ने के, क्योंकि इनको तो हम गलत नहीं कर सकते, इनके सबके बारे में हमें पता है, लेकिन जो सरकारी प्रयास है इनके बारे में हम नहीं जानते। देखो सबसे पहले मैं बताऊं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसको हम सीपीसीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीसीबी। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है जिसको हम सीपीसीबी बोलते हैं, ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का भाग है। कि जो सीपीसीबी है जिसको हम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बोलते हैं, यह पर्यावरण और वन मंत्रालय का भाग है। किसका भाग है? पर्यावरण और वन मंत्रालय का। उसके बाद हम बिल्कुल इसी तरीके से आगे कंटिन्यू डिस्कशन करते हैं। तो देखो सीबीसी के द्वारा जो सीपीसीबी है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके द्वारा 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कितने कार्यक्रम? 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं NAMP, नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, जिसको मैं जब वायु प्रदूषण पढ़ाया था उसमें अच्छी तरीके से समझा दिया है। ये किसके लिए? वायु की गुणवत्ता के लिए। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम जिसको NAMP बोलते हैं, ये वायु की गुणवत्ता के लिए, ये सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा कौन सा है? जल गुणवत्ता निगरानी। जो जल गुणवत्ता निगरानी है जिसको हम WQP बोलते हैं। क्या? WQM, WQM जल गुणवत्ता निगरानी। ये किसके लिए? जल की गुणवत्ता के लिए। किसके लिए? जल की गुणवत्ता के लिए है, और ये भी सीपीसीबी के द्वारा चलाया जा रहा है। ये 2 है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP जो वायु की गुणवत्ता के लिए है, जो सीपीसीबी द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा है जल गुणवत्ता निगरानी जिसको WQM बोलते हैं, ये जल की गुणवत्ता के लिए है, जो भी सीपीसीबी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको सेकंड से ध्यान रखना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, एक WQM है, दूसरा NAMP है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसने कुछ अधिनियम भी बनाए हैं प्रदूषण से रिलेटेड, तो हम उन जो अधिनियम है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निगरानी, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। क्या है?
जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 में शुरू किया गया था और इसमें 1975 में संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 में शुरू हुआ, जिसमें 1975 में संशोधन किया गया। इसके अलावा है नेक्स्ट जल उपकरण अधिनियम। क्या है? जल उपकरण अधिनियम। ये सब कब शुरू हुआ था? तो जो जल उपकरण अधिनियम है ये 1977 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1977 में। ध्यान रखना है आपको, कुछ अधिनियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल उपकरण अधिनियम 1977, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 में शुरू, 1975 में संशोधन किया गया। अब उसके बाद और भी कुछ अधिनियम है। इसके अलावा एक अधिनियम था राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1985 में शुरू हुई गंगा नदी के साथ। कि जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना थी वो 1985 में गंगा नदी के साथ शुरू हुई थी। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना थी उसमें सबसे पहले किस पर, कौन सी नदी पर कार्य किया गया था? गंगा नदी पर। कब शुरू हुई थी? 1985 में। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं आगे कि गंगा नदी की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। गंगा नदी की सफाई के लिए गंगा नदी की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान, गंगा नदी की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। राजीव गांधी द्वारा 1985 में की गई। क्या पॉइंट? कि गंगा नदी की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत राजीव गांधी द्वारा 1985 में की गई। और 1985 में राजीव गांधी तब भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। कौन थी? प्रधानमंत्री थी। अब जो गंगा एक्शन प्लान था ये 2 चरणों में कंप्लीट किया गया, चरण फर्स्ट और चरण सेकंड। तो जो गंगा एक्शन प्लान था, गंगा एक बार साफ करके और ऊपर लिखा देता हूँ मैं आराम से। अब जो गंगा एक्शन प्लान फेज फर्स्ट था, गंगा एक्शन प्लान 2 चरणों में कंप्लीट हुआ। 2 चरणों में कंप्लीट हुआ। कि जो गंगा एक्शन प्लान था वो टोटल 2 चरणों में कंप्लीट हुआ, जिसमें फर्स्ट चरण, प्रथम चरण, जिसको हम फेज फर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम चरण, जिसको हम फेज फर्स्ट बोलते हैं। ये 1985 में हुआ, जिसको हम एक साथ बोल सकते हैं गंगा एक्शन प्लान फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट ये कब शुरू हुआ? 1985 में हुआ। इसमें केवल गंगा नदी शामिल थी। उसके बाद इसका द्वितीय चरण शुरू हुआ। द्वितीय चरण, जिसको हम फेज सेकंड बोलते हैं। तो एक साथ बोल सकते हैं गंगा नदी, गंगा एक्शन प्लान फेज सेकंड।
इसमें इसकी शुरुआत कब हुई? 1993 में। गंगा एक्शन प्लान फेज सेकंड की शुरुआत 1993 में हुई, जिसमें गंगा, गोमती, यमुना और दामोदर, ये 4 नदियां शामिल थी। तो एक बार डिटेल से मैं वापस बता देता हूँ आपको। गंगा एक्शन प्लान 2 चरणों में कंप्लीट हुआ। फर्स्ट चरण 1985 में शुरू हुआ, जिसमें केवल गंगा नदी शामिल थी। सेकंड चरण 1993 में शुरू हुआ, जिसमें गंगा, गोमती, यमुना, दामोदर, ये 4 नदियां शामिल थी। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट कब हुआ? 85 में, सेकंड 93 में, फर्स्ट में शामिल गंगा नदी, सेकंड में गंगा, गोमती, यमुना, दामोदर, 4 नदियां शामिल थी। तो ये हुआ हमारा गंगा एक्शन प्लान। अब उसके अलावा एक प्लान और है, वो बता देता हूँ मैं आपको, जिसकी शुरुआत हाल ही में की गई है। नमामि गंगे परियोजना। कौन सा है? नमामि गंगे परियोजना। तो जो नमामि गंगे परियोजना थी, इसकी शुरुआत कब हुई? स्टार्टिंग इसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी जून 2014 से। जून 2014। पहली बात, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कि नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? जून 2014 में। इसका उद्देश्य क्या था? कि जो नमामि गंगे परियोजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गंगा नदी को समग्र तौर पर स्वच्छ एवं संरक्षित करना। कि जो नमामि गंगे परियोजना थी, उसका उद्देश्य था गंगा नदी को समग्र तौर पर स्वच्छ एवं संरक्षित करना। अब जो ये नमामि गंगा परियोजना थी, ये NMCG, इसका फुल फॉर्म है स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन की ओर से लागू किया गया। कि जो नमामि गंगे परियोजना थी वो NMCG स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन की ओर से लागू किया गया था। क्वेश्चन आ जाता है, नमामि गंगे परियोजना कब शुरू हुई? जून 2014 में। उद्देश्य क्या था? गंगा नदी को समग्र तौर पर स्वच्छ एवं संरक्षित करना। ये किसकी द्वारा संचालित की गई थी? नमामि गंगे परियोजना थी, ये संचालित की गई थी NMCG। कि जो नमामि गंगे परियोजना थी वो NMCG के द्वारा संचालित की गई थी या लागू की गई थी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं 2-4, और फिर उसी के साथ हमारा ये आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उन पॉइंट्स को भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और आज कुछ थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा है, तो आई एम सॉरी उसके लिए। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में जल का उपयोग। भारत में जल का उपयोग, भारत में जो जल का उपयोग है, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन में कितना होता है? 91% होता है। प्लस
म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल का मतलब होता है घरेलू, उसमें होता है 7%। और इसके अलावा जो उद्योग होते हैं जिनको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, उद्योग, उनमें होता है 2%। म्यूनिसिपल को हम घरेलू भी बोलते हैं। तो भारत में कुल जल का 91% भाग कृषि और पशुपालन में प्रयोग किया जाता है, 7% का म्यूनिसिपल या घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जाता है और 2% जल का उपयोग उद्योगों में, इंडस्ट्री में किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट बचे हुए हैं जिनको आपको लास्ट तक याद रखना है, एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण ये सारे पॉइंट्स। औद्योगिक बहिस्राव, औद्योगिक बहिस्राव, तो औद्योगिक बहिस्राव में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों का डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, दुर्गापुर क्षेत्र की नदियों में, दुर्गापुर क्षेत्र की नदियों में आर्सेनिक तथा पारा की अधिकता रहती है। कि जो दुर्गापुर क्षेत्र की नदियां होती हैं उसमें आर्सेनिक और पारा, ये जो दो तत्व हैं, रासायनिक तत्व, इनकी अधिकता रहती है। इसके अलावा मुंबई और पुणे, मुंबई और पुणे की नदियों में, मुंबई और पुणे की नदियों में कॉपर कैडमियम पारा, कॉपर कैडमियम एवं पारा की अधिकता रहती है। बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद है केरल की पेरियार नदी में, किसमें? केरल की पेरियार नदी में सीसा की अधिकता रहती है। जो केरल की पेरियार नदी है उसमें सीसा की अधिकता रहती है और तमिलनाडु के कुओं में क्रोमियम की अधिकता रहती है। कुओं में क्रोमियम की अधिकता रहती है। चार पॉइंट है, याद रखना है। डिवीजन करवा देता हूँ। दुर्गापुर क्षेत्र से जो नदियां प्रवाहित होती हैं उसमें आर्सेनिक पारा की अधिकता रहती है। मुंबई और पुणे की नदियों में कॉपर कैडमियम और पारा, इन तीनों की अधिकता रहती है। केरल की पेरियार नदी में सीसा की अधिकता और तमिलनाडु के कुओं में क्रोमियम की अधिकता रहती है। तो ये था हमारा जल प्रदूषण, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे नोट करवा दिए हैं। इसी तरीके से हम आगे की क्लास कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आगे की जो क्लास थी वो मैं दूसरे तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो ये मेरा वीडियो है वो सीटेट, टेट, नेट, सेट, इन एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सीटेट, टेट, नेट और सेट। तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय। सब्सक्राइब जरूर करना।